हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। अब हम लोग बात करते हैं मेडिवल इंडिया में एक डायनेस्टी की, पालास। ठीक है। पाला फैमिली के अंदर सबसे पहला जो रूलर होता है उसका नाम होता है धर्मपाल। ठीक है। कब से कब तक इसका रूल था? 770 से लेकर 810 सी कह लो, 80 कह लो, आपकी मर्जी। ये थोड़ा सा क्रिश्चियन वर्ड होता है, ये क्रिश्चियन वर्ड होता है, आपको पता ही है। एंड दिस इज यूनिवर्सल। सी जब आप लिखते हो तो दैट इज यूनिवर्सल। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सी ई लिख कर आया करो और बी सी को बी सी ई लिख कर आया करो। डू नॉट गो फॉर बी सी और ए डी। ठीक है। यहां पर सबसे पहले प्रिम्स का एक फैक्ट। गोपाल, इसने फाउंड करी थी पाला डायनेस्टी। इसकी कोई भी रॉयल एंटीसीडेंट नहीं थे कि यानी कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हो, वो करता, ऐसी कोई भी इसकी जड़ नहीं थी। इसको लोगों ने इसलिए इलेक्ट करा था, मतलब ये ऐसे किसी परिवार से नहीं आया, इसने डायनेस्टिक रूल एंजॉय नहीं करा कि इसके पिताजी भी कुछ रहे हैं। ये कह रहा है राइटर, आपको समझ गया? रॉयल मतलब ही डिड नॉट हैव रॉयल एंटीसीडेंट्स का मतलब ये है भाई कोई खानदानी, कोई बहुत बड़ा खानदान या सोने जेवरात पहनती हो उसकी मम्मी, या वो कुछ करके इसके पापा कुछ किसी किंगडम के अंदर कोई मंत्री या कोई योद्धा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं था इसके पास। ठीक है। इसको लोगों ने इसकी क्षमता के बेसिस पर इलेक्ट करा था कि भैया ये एक इफेक्टिव रूलर है, जो पाला का किंगडम अगर इसके हाथ में दे दिया जाए तो ये यहाँ पर चार चांद लगा सकता है। नीचे पहले देख लेते हैं कि पाला कहाँ पर रूल कर रहे थे। कहाँ गया वो इंडिया का मैप? ये यहाँ पर थे पालास, इस जगह पर। ठीक है। उड़ीसा की कोस्ट के पास ईस्टर्न इंडिया में आप कह सकते हो इनका रूल था। ठीक है। तो जब इसका कार्यकाल चलता है 750 से 770 तक, गोपाल की बात हो रही है यहाँ पर पहले, तो गोपाल लेड द फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ दिस डायनेस्टी इन बंगाल। तो बंगाल के अंदर इसने अपनी जड़ें जमा ली और इसने इस तरीके से मजबूत कर दिया था अपने इस डायनेस्टिक रूल को कि इसने मतलब पेड़ की जड़ें जो है ना, मतलब जैसे जमीन के अंदर तक चली जाए तो उसका आंधी तूफान कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसने भी इसी प्रकार की तरह, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था, जो इसने करा था मीर भोज ने। ठीक है। भोज राजा ने ऐसे ही इस प्रकार से इसने कर दिया था गोपाल ने। अब इसका जो बेटा था, यहां से कहानी शुरू होती है। धर्मपाल। धर्मपाल जो उसका बेटा था, ही मेड द पाला किंगडम अ पावरफुल फोर्स इन नॉर्दर्न इंडियन पॉलिटिक्स। यानी कि नॉर्थ इंडिया की राजनीति में कोई भी जो रूलर था वो इनके सामने मुंह देता था इसका नाम सुनकर। धर्मपाल के अंदर इस प्रकार से जो बाप इसका जड़े जमा कर गया था, इसको उसने सींचा है अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। ठीक है। और अपनी वॉर स्ट्रेटजीज वगैरह की वजह से और अपनी इफेक्टिवनेस की वजह से ये एक सक्सेसफुल कैंपेन लॉन्च करता है। जैसे ये आता है, गद्दी पर बैठता है, सबसे पहला अपना एक लॉन्च करता है सक्सेसफुल कैंपेन कन्नौज के अगेंस्ट। तो देख रहे हो कन्नौज बार बार आता रहेगा, तो कन्नौज की प्रोमिनेंस का क्वेश्चन पेंडिंग है। जैसा कि यूपीएससी ने पानीपत के बारे में पूछा, पानीपत तो चलो बचपन से हर कोई सुनता भी है, कन्नौज सारा लोगों को जगह भी नहीं पता कि है कहाँ पर। ठीक है। इसलिए जब मैं आपको बोलता हूँ कि एंशियंट मेडिवल में जो पुरानी सिटीज़ के नाम यूज़ होते हैं, आप उसका चिट्ठा ज़रूर बनाया करो और यहाँ पर लिखा करो ओल्ड नेम्स और यहाँ पर न्यू नेम्स। ठीक है। ये एक बुद्धिज़्म का बहुत अच्छा भक्त था, उसका प्रोपोगेटर था और बुद्धिज़्म की प्रशंसा करता रहता था। मतलब ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुद्धिज़्म, बुद्धिस्ट रेलिक, बुद्धा की फिलोसफी, मेडिटेशन वगैरह वो करके। और यही मैं आपको बता रहा था, ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं। और यूपीएससी ने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2018 और 19 के अंदर मेंस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था कि जो बुद्धिज़्म, जो पाला किंगडम जो फॉलो करते थे, वो किस प्रकार का बुद्धिज़्म होता था या उसकी कोर फिलोसफीज और प्रिंसिपल्स किस प्रकार के होते थे। ये चीज़ है। इसने एक मोनेस्ट्री फाउंड करी थी जो कि बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए एक बहुत अच्छा सेंटर बनकर आया, जिसका नाम था विक्रमशिला मोनेस्ट्री। ठीक है। यहाँ पर लोग आते थे, पढ़ते थे, बहुत सारे लोग ट्रैवलर्स वगैरह भी आते थे यहाँ पर। ठीक है। जैसा कि हमारे बिहार में नालंदा थी, ठीक है, और अपने नॉर्थ वेस्ट में तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी। इस प्रकार से यहाँ पर इसने एक मोनेस्ट्री बनाई जो कि एक बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए एक अच्छा सोर्स माना जाता है, कि वहाँ पे बुद्धा की कोर फिलोसफीज आपको समझाई गई। ठीक है। ये सब तो ये थी विक्रमशिला मोनेस्ट्री। आप ये सारी चीज़ें जितनी आज के लेक्चर में हो रही हैं, आप मुझे इसकी लिस्ट बताओगे कि ये जितनी जगहें आ रही हैं जिसके बारे में आज आराम से नाम सुनने को नहीं मिलता, कि ये जो कन्नौज है, ये विक्रमशिला है, शुरू में इस चैप्टर के अंदर जो ये मंदिर था, ठीक है, ये कंदरिया टेम्पल, ये सब कहाँ पर हैं आज के टाइम पर, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है ये। ठीक है।
धर्मपाल के बाद इसका बेटा आता है जिसका नाम होता है देवपाल। तीन हो गए, एक था गोपाल, दूसरा धर्मपाल, तीसरा है ये देवपाल। इसने पाला किंगडम को और एक्सटेंड करा ईस्टवर्ड इनटू असम के अंदर एक जगह थी कामरूप, कामारूपा भी कह सकते हो, ए साइलेंट करके बोलना है तो कामरूप कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोनाउंसिएशन से कोई आपकी प्रोनाउंसिएशन चेक नहीं करने वाला। अपने पिताजी की तरह देवपाल भी एक बुद्धिज्म का ग्रेट पैटर्न था, सपोर्टर था। इसने बुद्धिस्ट लोगों को 5 गांव गिफ्ट कर दिए थे, 5 गांव, मोनेस्ट्री भी नहीं, 5 गांव गिफ्ट कर दिए थे। इसने बड़े सारे मंदिर बनवाए अलॉन्ग विद मोनेस्ट्री, यानी कि मंदिरों का भी मतलब अच्छा खासा एक सपोर्टर था और मोनेस्ट्रीज भी बनाता था मगध के अंदर। ठीक है, एक हिस्टोरियन है आरसी मजूमदार, इनके अकॉर्डिंग जो जिन्होंने स्टडी करा इस पाला डायनेस्टी को, तो वो ये बोलते हैं जब धर्मपाल और इनके बेटे देवपाल का जब एरा चल रहा था ना, तो ये ना बंगाल के इतिहास में एक काफ़ी ज़्यादा मुख्य भूमिका से पढ़ने वाला एक एक चैप्टर बनता है, क्योंकि इसके बाद बंगाल का जो इतिहास रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ें नई नई आती हैं, डेवलप होती हैं, बंगाल की भूमि पर क्या क्या इनोवेशंस इन्वेंशंस होती हैं, रूल किस प्रकार से होता है, इकॉनमी किस प्रकार से प्रॉस्पर्स करती है, मंदिर कौन कौन से बनते हैं, बुद्धिज्म कैसे कैसे फैलता है, ये सारी चीज़ें इन बाप बेटों ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी तरीके से जड़ बनाकर यहाँ पर करा। ये हमें हिस्टोरियन बताते हैं आरसी मजूमदार। देवपाल के बाद 5 रूलर्स ने इस रीजन को रूल करा, लेकिन उनका रूल काफ़ी ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट था। किंगडम को अपनी ग्लोरी जो कि आज तक पास्ट में कभी नहीं मिली थी, अनप्रेसिडेंटेड वर्ड का दोस्तों मतलब होता है इंग्लिश के अंदर नेवर नोन बिफोर, नेवर नोन बिफोर, इससे पहले जो चीज़ कभी जानी नहीं गई है उसको कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड। ठीक है, जब महिपाल जो है वो गद्दी पर बैठता है, ठीक है, यानी कि 5 रूलर जो आए वो तो ऐसे ही फालतू से थे, इसके बाद लेकिन एक तारीफ के काबिल जो बना रूलर वो था महिपाल। तो पूरे पाला किंगडम के अंदर कौन कौन से अच्छे लोग हमने देखे, गोपाल, इसका एक जो किरदार है इसलिए अच्छा है, प्रशंसा के काबिल, इसलिए तारीफ के काबिल, क्योंकि देखो कोई भी अपना एक तरीके से हेरिडेटरी रूल को एंजॉय नहीं कर रहा है, तो ये कोई रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करता, तो अपना इंडिपेंडेंट अपनी कैपेबिलिटी की वजह से आया था, उसका मतलब भैया मतलब बंदे के अंदर दम थी। अपने बेटे को भी ऐसे ही बनाता है धर्मपाल को, धर्मपाल बुद्धिज्म वगैरह के साथ जुड़ा होता है, दान पुण्य में बिलीव करता है, धर्मपाल अपने बेटे को ऐसा बनाता है जो कि उसने अपने पिताजी गोपाल से सीखा था। धर्मपाल के बेटे का नाम क्या, देवपाल। देवपाल के बाद क्या होता है, जब फैमिली अच्छी चल रही है तो कुछ निकम्मे लोग के बना बनाया सबको तो मिल ही गया, वो मिल गया, तो 5 रूलर्स तो होते हैं वो तो बकलोली करते रहते हैं। इसके बाद एक नया रूलर आता है महिपाल, और ये एक काफ़ी इफेक्टिव रूलर होता है मेडिवल हिस्ट्री में। क्या नाम था, मतलब क्या रूल था इसका, महिपाल 1, 988 से लेकर 1038 CE तक इसका रूल रहता है। ठीक है, महिपाल 1 ये एक पावरफुल रूलर था पाला डायनेस्टी का। इसको हम लोग एक बोलते हैं कि ही इज कंसिडर्ड एज फाउंडर ऑफ सेकंड पाला डायनेस्टी। सेकंड क्यों, क्योंकि ये 5 रूलर जो ये बकलोली करने आए थे ना, इनके बाद ऐसे लगने लगा था अब बस ये बंगाल से अब सामान पैक करने की बस टाइम आ गया है और इनको अब यहाँ से खदेड़ के जाना पड़ेगा, अब ये पाला पाला जो है ना अब ये ख़त्म हो गए, बस ये अब ये कुछ नहीं टिक सकते। तो हुआ क्या, सेकंड पाला डायनेस्टी यानी कि दोबारा रिवाइव करने का, नया इंजन लगाने का, नया पेट्रोल लगाने का, नई एक एनर्जी, नए एक विगर के साथ दोबारा शुरुआत करने का जो काम करता है वो महिपाल करता है। एंड लेट मी टेल यू कि अगर ये क्वेश्चन कल को आ जाए स्टेटमेंट बनकर मेंस में तो कंफ्यूज मत होना कि महिपाल 1 इज कंसिडर्ड एज अ फाउंडर ऑफ सेकंड पाला यूनिवर्सिटी। अब लोग क्या करेंगे, पाला के बारे में लिखने लग जाएंगे वो, क्योंकि अब पता ही नहीं ना दिमाग में, अनकॉन्शियस माइंड में और सबकॉन्शियस माइंड में डर तो लग ही रहा है कि हाथ तो कब कब ही रहे हैं कि सेकंड पाला डायनेस्टी क्या है, लेकिन अब दूसरों को देख रहे हैं कि सब लोग लिख रहे हैं पेपर, तो मैं भी कुछ ना कुछ लिख ही देता हूँ। जैसे एक ऐसा पर्सन नहीं होता कि सब बोल रहे हैं मैं भी कुछ बोलूँगा, बस मुझे ये नहीं पता, चाहे मैं बेवकूफ़ लग रहा हूँ बोलते हुए, लेकिन मैं बोलूँगा क्योंकि सब बोल रहे हैं, मुझे भी कुछ अपनी आइडेंटिटी चाहिए सबके बीच में, मैं भी एक चुटकुला सुना दूँ, शायद से मैं भी फेमस हो जाऊँ लड़कियों के बीच में। तो ऐसे जो बेवकूफ़ होते हैं ना, इसी प्रकार से लोग बेवकूफ़ी करते हैं मेन्स आंसर राइटिंग के अंदर। ही इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द सेकंड पाला डायनेस्टी। जब प्रत्याहार का डिक्लाइन होता है, ठीक है, द डिक्लाइन ऑफ द प्रत्याहार, इसकी वजह से हमने पढ़ा था कि अभी थोड़ी देर पहले कि पालास को अपॉर्चुनिटी मिलती है
कि वो नॉर्थ इंडिया के अफेयर्स में एक एडेड एडवांटेज के तौर पर उनकी अब दखल अंदाजी पालास की ज़्यादा बढ़ती है प्रतिहार के डिक्लाइन होने के बाद, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग महिपाल वन की बात करें, ही कुड नॉट एक्सटेंड हिज डोमेन बियॉन्ड बनारस, बनारस की बियॉन्ड लेकर जा नहीं सका बिकॉज ऑफ द इम्प्रेसिव कैंपेनिंग ऑफ द चोला किंग फ्रॉम साउथ, यानी कि जाना चाह रहा था बनारस की तरफ, लेकिन दक्षिण भारत से एक अटैक कर दिया राजेंद्र चोला ने, ठीक है। चोला किंग का एक महान सम्राट राजेंद्र चोला ने इसको रोक लिया, तो ये वहां पर बिजी, कुल मिलाकर बिजी हो गया। कहानी की तरह एंजॉय करा करो, इमेजिन करा करो, कोई टेंशन नहीं है। महिपाल जो है उसने पालास की ओल्ड ग्लोरी लौटाई, वापस करी, तभी तो उसको बोलते हैं हम लोग सेकंड पाला डायनेस्टी को रिवाइव करने के लिए। इसने जो पुरानी रिलीजियस बिल्डिंग थी, ये पांचों जो निकम्मे आए थे बीच में, जो भी रूलर्स थे, इतिहास में हम इतना भी ज़रूरी नहीं समझते कि इनको इनके नाम से पुकारें, 5 निकम्मे बोल सकते हो आप इनको। मंदिर पड़े हुए थे इनके खानदान के, उस पर दीमकें लग रही हैं, भगवान की मूर्तियां बड़े टाइम से साफ नहीं हुई, मंदिर टूट रहे हैं, उस पर जो दीवारें हैं, जो चूना है, वो सब कुछ टपक रहा है। तो इसने क्या कहा, नहीं यार ये मेरे परदादा जी के परदादा जी के टाइम के टेम्पल हैं, तो मुझे इनको रिपेयर करवाना है। इसने सारी जितनी रिलीजियस बिल्डिंग थी जो कि इनके परिवार से बिलोंग करती थी या फिर जैसे भी इसको पसंद आया, चाहे वो बुद्धिस्ट बिल्डिंग थी, चाहे वो हिंदुज़म से रिलेटेड थी, तो ये बनारस के अंदर, सारनाथ के अंदर और नालंदा के अंदर इन सबको रिपेयर करवाता है बहुत अच्छे तरीके से। जो पाला डायनेस्टी थी वो डिक्लाइन हो गई, महिपाल जैसे ही मर गया, एंड इट गेव वे टू द सेना डायनेस्टी। फिर वहाँ पर सेना डायनेस्टी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चौहान की। कहाँ पर है चौहान, देखते हैं इनको। ये 4 जो प्रोमिनेंट, मैं फिर से बता रहा हूँ प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो मैंने अभी आपको ये बताया, कहाँ गया, 4 प्रोमिनेंट, प्रतिहार, चौहान, चालुक्य और आपके परमार, इनके बारे में हमें ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। इसके साथ साथ मैं पाला को पढ़ लिया, अब हम चौहान की तरफ बढ़ते हैं। तो चौहान कहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, यहाँ पर राजस्थान के पास, यानी कि दिल्ली से दूरी इतनी, गुजरात से दूरी इतनी, ये है इस जगह पर चौहान, ठीक है। चौहान रूलर्स ने जो रूल करा वो 956 से लेकर 1192 एडी तक रूल करा, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द प्रेजेंट डे राजस्थान। और इन्होंने अपनी कैपिटल किसको बनाया, इंपॉर्टेंट नाम, सकम्बरी को। राजस्थान के अंदर एक जगह होगी सकम्बरी, वहां पर बनाया। ये जो राजपूत डायनेस्टी थी, इसका फाउंडर कौन था, इसका फाउंडर था सिमराजी, हु वॉज पॉपुलरली नोन एज द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ अजमेर। अजमेर की सिटी इसी ने फाउंड करी, ठीक है। चौहान जो थे, दे वर द फ्यूडेटरीज ऑफ द प्रतिहार, यानी कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स नहीं होते, जो उस जमाने के जमींदार, वो जो थे फ्यूडल लॉर्ड, जो कि राजा के नाम पर जो खेती बाड़ी करते थे और टैक्स वसूल कर राजा को देते थे, तो चौहान वर द फ्यूडेटरीज ऑफ प्रतिहार। और जब अरब इन्वेजन हुई थी प्रतिहार किंगडम के सामने, तो चौहान ने दे स्टाउंचली स्टूड बाय देम टू चेक द अरब इन्वेजन। ये मतलब प्रतिहार के बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे थे कि हम अरब इन्वेडर्स को टिकने नहीं देंगे। यहाँ पर जो लास्ट चौहान किंग था, इसका नाम आपने सुना होगा, सीरियल वगैरह देखे होंगे, पृथ्वीराज चौहान। इसको चौहान रूलर्स में सबसे ग्रेट माना जाता है। क्यों माना जाता है, इतिहास के अंदर एक बड़ा योगदान है इसका। इसने मोहम्मद घोरी को डिफीट करा था, प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन बन सकता है, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ धराएं, जो कि ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं हर किसी डेट को इंपॉर्टेंट नहीं मानता, लेकिन पानीपत का कोई रूल हो गया, या फिर मोहम्मद घोरी हो गया, या फिर ये महमूद गजनी हो गया, इनके कुछ कुछ जो वॉर्स होते हैं जो कि लोकल लड़े गए होते हैं, तो इनका आपको पता होना चाहिए। 1191 CE के अंदर फर्स्ट बैटल ऑफ तराए हुआ था, किसके और किसके बीच में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी। तो इसने मोहम्मद घोरी को हराया था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया ज़्यादा टाइम तक, एंड ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराए। पहले में खुद जीता और सेकेंड में इस कदर हारा कि मृत्यु लोक को प्राप्त हो गया, पृथ्वीराज चौहान मर गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स है इंपॉर्टेंट, एक लंबी एक एपिक पोयम लिखी हुई है जिसका नाम है पृथ्वीराज रसो। पृथ्वीराज रसो, क्वेश्चन बन सकता है किसने लिखी इसको, चांद बरदई ने कुछ सेंचुरीज बाद। ये स्टोरी कुछ इस प्रकार से है, पोयम की फॉर्म में ही है, लेकिन ये जैसा कि आपको पता है ना
पद्मावत भी मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी गई एक पोयम ही है। मैं बताऊंगा आपको, उसी के ऊपर इन्होंने पिक्चर बना दी पूरी की पूरी। द स्टोरी गोज लाइक दिस। जो डॉटर होती है, बेटी होती है कन्नौज के राजा की, उसकी शादी की बात चलती है। एक स्वयंवर रचाया जाता है। स्वयंवर आप जानते हो, जहाँ पर जो दुल्हन होती है, जो लड़की होती है, वो अपने हिसाब से अपने हस्बैंड को चूज करती है, ठीक है। लेकिन इसको प्यार था, इसका स्वयंवर तो रचाया गया, लेकिन इसको प्यार था पृथ्वीराज से, और ये पृथ्वीराज से शादी करना चाहती थी। अगर ये अपने पिताजी के सामने बोलती है मुझे पृथ्वीराज के साथ बच्चे पैदा करने हैं, रोमांस करना है, उसी के साथ स्मूच करनी है मैंने, तो उसके पापा कभी नहीं मानते, क्योंकि इसके पापा एनिमी थे। लड़ाई बनती नहीं थी, मतलब काइंड ऑफ जो मिनी दामाद और मिनी ससुर के बीच में बनती नहीं थी। मिनी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शादी हुई नहीं ना। अब मेरी बंदी के जो पापा हैं, जब तक वो मेरी बंदी है तब तक वो मेरे ससुर जी। जिस दिन उससे मेरा ब्रेकअप हो गया, भाड़ में जा तू, तेरा बाप ऐसा है, तेरा बाप ऐसा है, ये तो चीज़ होगी। तो इन ऑर्डर टू इंसल्ट हिम, जो कन्नौज का जो राजा था, अब यार मुझे अपनी बंदी से प्यार है तो मैं उसको जाऊंगा और सुन भी लूंगा थोड़ी थी, कोई बात नहीं है भाई, जैसे मेरे पिताजी सुनाते हैं वैसे ही चलो ये भी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, सुन लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू इंसल्ट हिम, जो कन्नौज का जो राजा था, हैड नॉट ओनली डिनाइड हिम एन इन्विटेशन, सिर्फ उसको ये नहीं कि इन्विटेशन नहीं दिया हो स्वयंवर में, बट हैड प्लेस द स्टैचू ऑफ पृथ्वीराज एट डोर, एज डोर कीपर एट द एंट्रेंस ऑफ हिज कोर्ट। उसकी बेइज्जती उड़ाने के लिए कि हमारा ये दरबारी है, दरबार ने इसका एक स्टैचू रख दिया। सारे लोग वहाँ पर असेंबल्ड थे। स्वयंवर के टाइम पर एक घटना होती है, जो प्रिंसेस थी, शी रिजेक्टेड द प्रिंसेस प्रेजेंट एंड गार्लैंड द स्टैचू ऑफ पृथ्वीराज। उसने जो स्टैचू रखा हुआ था, जो पृथ्वीराज है उसके बाप ने जो दरबार के तौर पर रखा हुआ था उसने उसको माला पहना दी, सभी प्रिंसेस का वहाँ पर अपमान करते हुए, और सब लोग शौक हो गए उस सभा के अंदर। और उसने अपनी इच्छा को व्यक्त करा कि पापा आप नहीं जानते, जो हम खेतों में इतने टाइम से जो मिल रखे हैं और हमने जो कोजी मोमेंट सेलिब्रेट करे, तो मैं उसको भूल नहीं सकती, और मैं किसी और को इतनी दोबारा लिबर्टी नहीं दे सकती कि कोई दोबारा मुझे बोलो कि बेबी मुझे आई लव यू बोलना ना, बेबी मुझे हक दो ना, बेबी मुझे किस दो ना, ठीक है। पृथ्वीराज जो कि कहीं ना कहीं छुपा हुआ था या कुछ ना कुछ चल रहा था, वो एकदम से आता है, घोड़े पर इस बंदी को बिठाता है, बाद में दोनों भाग लेते हैं, शादी वादी करते हैं और मज़े करते हैं, स्वागत मनाते हैं मस्त तरीके से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।